हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। दिस इज द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ द 1000 एमसीक्यू सीरीज। ये जो 1000 एमसीक्यू की जो सीरीज है उस पर आज मेरा छठा लेक्चर है। उम्मीद करती हूँ कि आपने जो लास्ट 5 लेक्चर्स हैं वो देख लिए होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो वीडियोस हैं, ये जो एमसीक्यूज हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल है। सो कीप कमेंटिंग। ओके। आज की इस लेक्चर में जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं ऑन द टॉपिक डेप्रिशिएशन, रिजर्व एंड सरप्लस एंड ट्रायल बैलेंस। और एक बात और कि अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगे तो इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन लेक्चर्स को, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि वो भी पढ़े, वो भी इन वीडियोस की मदद से पढ़े। ठीक है। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरे इस चैनल पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सारे ही सब्जेक्ट की सीक्वेंस में लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है जिसे मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल कवर किया है। तो इन वीडियोस का फायदा उठाइए और इनकी मदद से पढ़ना शुरू करिए। ओके। और अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो नोटिफिकेशन बेल है इसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। राइट। तो फिर चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि डेप्रिशिएशन अराइजेस बिकॉज ऑफ, ये जो डेप्रिशिएशन ये अराइज करता है बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर, इन्फ्लेशन, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट, नन ऑफ द फॉलोइंग, नन ऑफ दीज। ठीक है। तो डेप्रिशिएशन क्यों अराइज करता है? तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले, इस सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये जो टर्म है ना डेप्रिशिएशन, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। डेप्रिशिएशन बेसिकली क्या होता है? डेप्रिशिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। ऑर्गेनाइजेशन के जो फिक्स एसेट हैं, जो टेंजिबल फिक्स एसेट हैं, जैसे मशीनरी वगैरह, इनकी जो वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है। इनकी जो वैल्यू फॉल होती है बिकॉज ऑफ यूजेज, क्योंकि मशीनरी कॉन्टिन्यूस यूज हो रही है तो उनमें वियर एंड टियर हो रहा है, या कुछ मशीनरीज ऑब्सलीट हो रही हैं। ऑब्सलीट मतलब नई टेक्नोलॉजी आ गई तो पुरानी मशीन ऑब्सलीट हो गई, आउटडेटेड हो गई, या एक्सीडेंट के कारण क्या हो रहा है, जो फिक्स एसेट है उनकी वैल्यू फॉल होती है समय के साथ। ठीक है। दिस इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। इसी को डेप्रिशिएशन कहते हैं। ठीक है। तो डेप्रिशिएशन से क्या होता है, जो बुक वैल्यू ऑफ एसेट है, जो बुक वैल्यू है एसेट की, वो रिड्यूस होती जाती है। ठीक है। मार्केट वैल्यू से इसका कोई रिलेशन नहीं है। किसी भी एसेट की मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। जो डेप्रिशिएशन है उससे क्या होता है, डेप्रिशिएशन से जो एसेट है उसकी बुक वैल्यू फॉल होती जाती है। ठीक है। डेप्रिशिएशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ फ्लक्चुएशन इन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में कोई भी फ्लक्चुएशन हो रहा हो, इससे डेप्रिशिएशन का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो चलिए, मैंने बता दिया आपको काफी कुछ डेप्रिशिएशन के बारे में, तो अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। डेप्रिशिएशन अराइजेस बिकॉज ऑफ, डेप्रिशिएशन क्यों अराइज करता है? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, महंगाई से डेप्रिशिएशन का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। बिकॉज ऑफ फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट, डेप्रिशिएशन अराइज करता है बिकॉज ऑफ फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है कि डेप्रिशिएशन में केवल हम एसेट की बात नहीं करते हैं, हम टेंजिबल फिक्स एसेट, डेप्रिशिएशन किस पे लगता है? टेंजिबल फिक्स एसेट पे लगता है, केवल एसेट नहीं, टेंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू फॉल होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड एसेट यूज किया है ये गलत कर दिया है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या होगा? डेप्रिशिएशन अराइज करता है बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर। ठीक है। डेप्रिशिएशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअस यूज, बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर, बिकॉज ऑफ यूजेज के कारण जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो टेंजिबल फिक्स एसेट हैं कंपनी के, उनकी वैल्यू में फॉल होता है। दिस इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। इसी को डेप्रिशिएशन कहते हैं। और उससे क्या होता है? बुक वैल्यू एसेट की डिक्रीज होती जाती है। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। द लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट इज डेबिटेड टू। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने, अगर फर्म ने अपने कोई एसेट बेचे हैं, ठीक है, एसेट को सेल किया है और उसमें लॉस हुआ है, तो क्या होगा?
तो इसको हम डेबिट करेंगे किस में, रिजर्व में, डेप्रिसिएशन फंड में, या पीएल अकाउंट में, या नन ऑफ दीज में। तो आपको पीएल अकाउंट का कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है। तो जो भी लॉस होता है, अगर किसी भी फिक्स एसेट को सेल किया जा रहा है तो जो भी लॉस होता है दैट विल बी डेबिटेड टू, उसे किस में डेबिट करते हैं, उसे पीएल अकाउंट में डेबिट करते हैं, ठीक है। और अगर कोई गेन हो रहा है ऑन सेल ऑफ एसेट, ऑर्गेनाइजेशन ने कोई एसेट सेल की है उसमें गेन हो रहा है तो उसे क्रेडिट करते हैं पीएल अकाउंट में, और अगर लॉस हो रहा है तो उसे डेबिट करते हैं पीएल अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस है ना तो उसे पीएल अकाउंट में डेबिट करेंगे। रिजर्व क्या होता है, अभी मैं रिजर्व खैर आगे के अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा रिजर्व का, तो मैं डिटेल में आपको रिजर्व बताऊंगी। रिजर्व का इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना ही डेप्रिसिएशन फंड में इसे डेबिट किया जाता है। इसे कहाँ डेबिट किया जाता है, पीएल अकाउंट में, ठीक है। जो आप पीएल अकाउंट बनाते थे, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते थे, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते थे लॉसेस, ठीक है। जो खर्चे होते हैं वो आप पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते थे, और जो भी इनकम हो रही है, ठीक है, वो आप पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते थे। याद है ना, जो भी गेन हो रहा है, इनकम हो रही है, उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते थे। तो अगर एसेट को सेल करने में लॉस हो रहा है तो आप डेबिट करेंगे किस में, पीएल अकाउंट में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, diminishing value method means a method by which, diminishing value method वो मेथड है जिसमें rate of depreciation fall every year, amount on which depreciation is calculated fall year by year, या rate और amount दोनों fall करता है, या none of these, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले अगेन मैं आपको थोड़ा सा डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, या फिर जिसको रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप ये क्वेश्चन अपने आप कर सकेंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, एक मेथड है उसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा जो मेथड है उसका नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या जिसको रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को हम इन दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या जिसको रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड के बारे में बताती हूँ। ये जो स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड है इसका नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन, यानी एक जैसा। तो ये जो मेथड है इसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन यूनिफॉर्म, रिमेन सेम एवरी ईयर। ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है इसमें जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है, ठीक है, आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा वो हर साल सेम होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए कोई एसेट है, उसकी कॉस्ट है 1,00,000 रुपीज, ठीक है, और डेप्रिसिएशन 10% के रेट से लग रहा है, ठीक है। तो 1,00,000 का 10% कितना होता है, 1,00,000 का 10% होता है 10,000, ठीक है। तो अगर स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड यूज किया जा रहा है किसी फर्म में, ठीक है, तो यानी वहां के जो एसेट्स होंगे उनपे हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, उनपे हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000 रुपए, ठीक है। तो 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज वुड बी रिटन ऑफ एवरी ईयर एज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के रूप में 10,000 रुपए हर साल राइट ऑफ किया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो चार्ज किया जाता है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। जो एसेट है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन क्या होता है, हर साल डेप्रिसिएशन सेम होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन, एक जैसा, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड। चलिए अब आपको थोड़ा सा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या जो जिसे रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, उसके बारे में बताती हूँ। देखिए नाम क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस। डिमिनिश करना यानी घटना, कम होते जाना, दिस इज कॉल्ड डिमिनिशिंग बैलेंस, ठीक है। डिमिनिशिंग मतलब यही होता है ना, घटते जाना, कम होते जाना, तो इसी से रिलेटेड है ये मेथड। तो डिमिनिशिंग बैलेंस में मेथड में बेसिकली क्या होता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, यहाँ पे भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं 10% है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज किया जाता है ऑन बुक वैल्यू, ऑन बुक वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है, ये खास बात है।
ये जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, फिक्स रेट पे ही चार्ज किया जाता है, ठीक है, लेकिन चार्ज किया जाता है ऑन बुक वैल्यू ऑफ एसेट एवरी ईयर, हर साल बुक वैल्यू पे चार्ज किया जाता है, ठीक है। बुक वैल्यू मतलब क्या होता है? बुक वैल्यू मतलब होता है कि एसेट किस वैल्यू पे बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू, ठीक है। एसेट किस वैल्यू पे बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू क्या है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, यानी हर साल जो भी कॉस्ट थी उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आएगी, और बुक वैल्यू पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था, ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करते थे, बट यहां पर आप बुक वैल्यू पे चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो बुक वैल्यू पे चार्ज करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा हर साल, ठीक है, दैट विल फॉल, वो घटता जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, इसमें क्या होगा, जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा ना, वो हर साल कम होता जाएगा, जबकि स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या रहता है, सेम रहता है, और इस मेथड में क्या होगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल घटता जाता है। स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे, जबकि इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बुक वैल्यू पे, ठीक है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया। अब मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है, अब आप सॉल्यूशन खुद पता कर सकते हैं। तो बताइए, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड मींस अ मेथड, ये एक मेथड है जिसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉल करता है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉल नहीं करता है, ये सेम रहता है हर साल, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एक ही अमाउंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉल करता है हर साल, ठीक है। अभी बताया ना, डिमिनिशिंग, नाम क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी घटता हुआ। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है दैट फॉल्स ईयर आफ्टर ईयर, हर साल ये घटता जाता है, यानी ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तीसरा ऑप्शन क्या है, रेट और अमाउंट दोनों फॉल करेगा, तो ये भी नहीं है, ठीक है, तीसरा आंसर भी नहीं है। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज दैट मेथड अंडर विच, स्ट्रेट लाइन मेथड वो मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है फिक्स्ड परसेंटेज पे ऑन बुक वैल्यू ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है फिक्स परसेंटेज पे ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है ओरिजिनल कॉस्ट पे बट द डेप्रिसिएशन रेट चेंज, नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में काफी कुछ बता दिया है, तो अब आप इसका आंसर खुद दे सकते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। जो स्ट्रेट लाइन मेथड है इसमें डेप्रिसिएशन फिक्स रेट पे ही चार्ज किया जाता है, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज किया जाता है, ठीक है। और जो अभी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पढ़ा था, वहां पे किस पे चार्ज करते थे? वहां पे चार्ज करते थे बुक वैल्यू पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन अ मशीनरी इज डेबिटेड टू, जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है मशीनरी पे उसे डेबिट किया जाता है किस अकाउंट में? डेप्रिसिएशन अकाउंट पे, मशीनरी अकाउंट पे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे, कि नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए चलिए हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। अगर डेप्रिसिएशन मशीनरी पे चार्ज किया गया है तो जर्नल एंट्री क्या होगी, बताइए। तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। अच्छा, डेप्रिसिएशन के बारे में एक और खास बात है कि डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस इन विच नो कैश इज इन्वॉल्व। डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जिसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? खर्चा है। अब हम जानते हैं खर्चे को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे मशीनरी पे लग रहा है ना, तो टू मशीनरी अकाउंट या कह लीजिए एसेट अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है मशीनरी पे, दिस इज डेबिटेड टू, ये किस में डेबिट होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट में। सो आंसर ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। डेप्रिसिएशन अराइजेस ड्यू टू, डेप्रिसिएशन क्यों अराइज करता है? बिकॉज ऑफ इनफ्लक्स ऑफ टाइम, fall in market value of asset, fall in value of asset, none of these। तो डेप्रिसिएशन क्यों अराइज करता है? तो मैंने बताया था मार्केट वैल्यू से डेप्रिसिएशन का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। मार्केट वैल्यू के फ्लक्चुएशन से डेप्रिसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। फॉल इन वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी फॉल करती है, इसका मतलब होता है इन्फ्लेशन। तो डेप्रिसिएशन का इन्फ्लेशन से भी कोई रिलेशन नहीं है।
नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, आंसर होगा आंसर ए। डेप्रिसिएशन क्यों अराइज करता है? डेप्रिसिएशन अराइज करता है बिकॉज ऑफ इनफ्लक्स ऑफ टाइम। डेप्रिसिएशन इनफ्लक्स ऑफ टाइम के कारण भी अराइज करता है। इनफ्लक्स ऑफ टाइम का क्या मतलब है? इनफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब है समय के साथ, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ठीक है। कुछ एसेट हैं जो डेप्रिशिएट करते जाते हैं विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो एसेट डेप्रिशिएट करते जाते हैं, ठीक है। जैसे जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी कोई डेफिनेट लाइफ नहीं होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसकी जो लाइफ है उसको एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है। कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ डेफिनेट नहीं होती है, हम डेप्रिसिएशन में उनकी लाइफ क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। तो विद द पासेज ऑफ टाइम बहुत सारे एसेट क्या होते हैं, डेप्रिशिएट होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन, ये भी कारण है डेप्रिसिएशन का, ठीक है। तो आंसर ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ, ये क्वेश्चन अच्छा है। डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ, डेप्रिसिएशन क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, बोथ वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, नन ऑफ द अबव। तो आपको मैं बता देती हूँ, ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है ना, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है उसमें जो भी फिक्स एसेट हैं जिन पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, जो भी फिक्स एसेट हैं उनकी जो भी कॉस्ट है उसको हम एलोकेट करते हैं। किस पे एलोकेट करते हैं? ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है। जो भी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, ठीक है, जो भी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है एसेट की, उस पर हम उसकी जो कॉस्ट है उसको हम एलोकेट करते हैं, एलोकेट करते हैं इन अ सिस्टमैटिक एंड रेशनल मैनर, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, ये कॉस्ट को एलोकेट करने का प्रोसेस है, इसमें कोई वैल्यूएशन ऑफ एसेट नहीं होता है, ठीक है, और दोनों तो होता ही नहीं है और नन ऑफ दीज भी नहीं है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट को एलोकेट करते हैं, ठीक है। किस पे एलोकेट करते हैं? ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, एसेट की जो यूजफुल लाइफ है उस पर हम उसकी कॉस्ट को एलोकेट करते हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। एक मशीनरी है जिसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपीज, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है 25% से हर साल। तो आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड आप यूज कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि थर्ड ईयर के एंड में बुक वैल्यू क्या होगी, जो एसेट है उसकी बुक वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। समझ में आया? एसेट की कॉस्ट क्या है? 2 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25%, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से आपको थर्ड ईयर के एंड में आपको बुक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके लिए इस तरीके से आप बना लीजिए, पहले कॉलम में मैंने ईयर लिखा है, अगले कॉलम में कॉस्ट लिखा है, नेक्स्ट कॉलम में मैंने डेप्रिसिएशन लिखा है और यहाँ पे लिखा है बुक वैल्यू। आपको बुक वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो पहले साल कॉस्ट क्या थी? 2 लाख, कॉस्ट तो सेम रहेगी हर साल, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? डेप्रिसिएशन का रेट है 25%, ठीक है। तो पहले साल कॉस्ट पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया, 25% निकाला 2 लाख का, तो डेप्रिसिएशन कितना आया? डेप्रिसिएशन आया 50,000 रुपए, ठीक है। 2 लाख का 25% आपने निकाला तो आया 50,000 रुपए। तो यानी बुक वैल्यू क्या होगी? बुक वैल्यू हुई कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। मैंने बताया था बुक वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख, ठीक है। कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख। डेप्रिसिएशन कितना था? 50,000। तो पहले साल के अंत में बुक वैल्यू एसेट की कितनी आई? 1,50,000, ठीक है। अब दूसरा साल, दूसरे साल पे फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हम जानते हैं कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो किस पे लगता है? बुक वैल्यू पे लगता है, ठीक है। तो यानी 1.5 लाख पे हम लगाएंगे 25% का डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो 1.5 लाख का 25% कितना होता है? आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 37,500, ठीक है। आप डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे? बुक वैल्यू पे, यानी 1.5 लाख का आप 25% निकालेंगे तो आपका आएगा 37,500, ठीक है। 37,500 आया। अब दूसरे साल के अंत में बुक वैल्यू अब एसेट की कितनी हो जाएगी? बुक वैल्यू कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी?
जो 1.5 लाख इससे पहले जो बुक वैल्यू थी उसमें से अब आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना है? 37,500। आप जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी सेकेंड ईयर की बुक वैल्यू। ठीक है, अब थर्ड ईयर आ गया, तीसरे साल फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तीसरे साल डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे? हम लगाएंगे बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू सेकेंड ईयर की जो थी उस पे लगाएंगे, यानी 1,12,500 इस पे लगाएंगे। तो 1,12,500 का हम निकालेंगे 25%। तो हमने इसका 25% निकाला तो हमारा आ गया 28,125। तो ये आ गया डेप्रिसिएशन तीसरे साल का। ठीक है, तो अब तीसरे साल के अंत में बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? बुक वैल्यू हो जाएगी 1,12,500 में से, इसमें से हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। तो 1,12,500 में से 28,125 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, दैट इज 84,375। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन सा आंसर है। तो यानी है आंसर बी, 84,375। तो इस तरीके से हम बुक वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है रिजर्व एंड सरप्लस पे, सॉरी रिजर्व्स एंड प्रोविजन पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है रिजर्व अराइजेस फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट आर नोन एज। जो भी रिजर्व अराइज करता है फ्रॉम कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिसिप्ट से, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिजर्व्स के बारे में बता देती हूँ कि रिजर्व होता क्या है। ठीक है, तो रिजर्व बेसिकली वो अमाउंट है जो सेट असाइड किया जाता है, जो अलग किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में से हर साल जो अमाउंट अलग किया जाता है, या कह लीजिए इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, जो रिजर्व है वो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है, या कह लीजिए प्रॉफिट में से वो अमाउंट हम डिवाइड करते हैं हर साल, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, तो रिजर्व क्रिएट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर साल, ताकि फ्यूचर में कोई भी नोन या अननोन आगे चल के कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई कंटीजेंसी आ जाए तो उसको मीट किया जा सके, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व बनाती है। ठीक है, एक बात और है, रिजर्व लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए नहीं बनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं, उनको मीट करने के लिए रिजर्व नहीं बनाते हैं। रिजर्व ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिजर्व बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट में से हर साल एक अमाउंट साइड करती जाती है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करती जाती है, तो उससे रिजर्व बनता है। ठीक है, ताकि फ्यूचर में आने वाली नोन या अननोन कोई कंटीजेंसी हो उसको मीट किया जा सके। ठीक है, और ये जो रिजर्व होता है ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है रेवेन्यू रिजर्व और एक होता है कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये रिजर्व दो टाइप का होता है, एक होता है रेवेन्यू रिजर्व और एक होता है कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशन का जो रेवेन्यू प्रॉफिट है, यानी मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से, मेन बिजनेस का जो प्रॉफिट है उससे जो रिजर्व बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन अपने कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व बनाती है उसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल रिसिप्ट से या कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व बनाती है उसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने सपोज करिए कोई फिक्स एसेट सेल किए, उससे प्रॉफिट हुआ, या फोरफीचर ऑफ शेयर किया, उससे प्रॉफिट हुआ, या शेयर को प्रीमियम पे इशू किया है, उससे अर्निंग हुई, तो वो सब क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। तो कैपिटल रिसिप्ट से जो रिजर्व बनता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, उसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व। रिजर्व फंड आंसर नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोविजंस आर, प्रोविजन जो होते हैं वो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है, इंटरनल ट्रांजेक्शन है, कि नन ऑफ दीज है? ठीक है, तो प्रोविजन, पहले मैं प्रोविजन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर आप इस क्वेश्चन को खुद से कर लेंगे। प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन एक अमाउंट होता है। ठीक है, प्रोविजन भी एक अमाउंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन हर साल वो अमाउंट साइड करती जाती है, बट ये अमाउंट किस पे चार्ज किया जाता है? ये अमाउंट चार्ज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ठीक है, ये खास बात है।
जो रिजर्व है दैट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये जो रिजर्व है ना दैट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट से डिवाइड किया जाता है, जबकि प्रोविजन जो है ये चार्ज किया जाता है पीएल अकाउंट पे। ये एक खास डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। जो प्रोविजन है वो पीएल अकाउंट पे चार्ज किया जाता है ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी नॉन लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जो हमें पता है कि आगे फ्यूचर में आएंगी, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आने वाली जो नॉन लायबिलिटीज हैं उन्हें मीट किया जा सके। बट वो जो नॉन लायबिलिटीज है ना उनका एक्चुअल में जो अमाउंट होगा वो अभी हमें एक्यूरेसी के साथ पता नहीं है। जो प्रोविजन है वो क्यों बनाए जाते हैं, प्रोविजन बनाए जाते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाली जो भी नॉन लायबिलिटीज हैं उनको मीट किया जा सके, ठीक है। बट उनका जो अमाउंट है वो अभी हमें एक्यूरेसी के साथ नहीं पता है, ठीक है। तो दिस इज द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रोविजन। और प्रोविजन भी वो अमाउंट है जो साइड किया जाता है, सेट असाइड किया जाता है बाय चार्जिंग ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए फर्म में बनाया जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही एसेट पे, तो पहले से उसके लिए प्रोविजन बनाया जाता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हुआ, प्रोविजन फॉर टैक्स हुआ, ठीक है। तो ये सब कुछ पर्पस है प्रोविजन बनाने के। चलिए तो अब आप बता दीजिए आंसर क्या होगा इसमें से, प्रोविजन इंटरनल ट्रांजैक्शन है कि एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। तो प्रोविजन तो इंटरनल ट्रांजैक्शन है ना, इसमें कोई बाहर का तो कोई ट्रांजैक्शन होता नहीं है, तो इट इज एन इंटरनल ट्रांजैक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अ प्रोविजन इज, जो प्रोविजन है वो एप्रोप्रिएशन है आउट ऑफ प्रॉफिट, चार्ज किया जाता है अगेंस्ट प्रॉफिट कि नन ऑफ दीज। तो मैंने बताया था प्रोविजन और रिजर्व में एक बहुत मेजर डिफरेंस है। प्रोविजन और रिजर्व में क्या एक मेजर डिफरेंस है कि जो रिजर्व है दिस इज एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। जो रिजर्व है इट इज एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, और जो प्रोविजन है इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज किया जाता है, ठीक है। जबकि रिजर्व क्या है, रिजर्व इज द एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट, डिवाइड किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट रिजर्व, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। If the amount of any known liability cannot be determined with accuracy, अगर कोई नोन लाइबिलिटी है, खास बात क्या है, अगर कोई नोन लाइबिलिटी है, हमें पता है लाइबिलिटी आएगी, ठीक है, बट उसका जो अमाउंट है वो हम अभी एक्यूरेसी के साथ नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, तो उस केस में लाइबिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड, रिजर्व शुड बी सेट असाइड या प्रोविजन शुड बी मेड। तो उस केस में अगर हमें पता है कोई नोन लाइबिलिटी है लेकिन उसका अमाउंट अभी एक्यूरेसी के साथ नहीं पता कर सकते हैं, तो उस केस में अ प्रोविजन शुड बी मेड, हम प्रोविजन बनाते हैं। अभी बताया था ना लास्ट स्लाइड में, हम प्रोविजन बनाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द अमाउंट ऑफ एनी नोन लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी नोन है और उसका अमाउंट भी नोन है, ठीक है, तो उस केस में प्रोविजन बनाते हैं, रिजर्व बनाते हैं कि लाइबिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड। तो प्रोविजन तो नहीं बनाते हैं। प्रोविजन क्यों नहीं बनाते, क्योंकि प्रोविजन उस केस में बनाते हैं जहां पे हमें अमाउंट हमें एक्यूरेसी के साथ नहीं पता, वहां हम प्रोविजन बनाते हैं, तो ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं। रिजर्व क्यों बनाते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सके, आगे कोई कंटीजेंसी नोन या अननोन कंटीजेंसी आए तो उसे मीट कर सके। तो रिजर्व भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए, अ लायबिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, अकाउंट है, समरी है कि कुछ नहीं है, ठीक है। तो कुछ नहीं है तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर ये आंसर आप खुद ही बता देंगे। ट्रायल बैलेंस इज एन स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, इट इज नॉट एन अकाउंट, ये कोई अकाउंट नहीं है, इट इज अ स्टेटमेंट जिसमें हम जितने भी डेबिट बैलेंस हैं, जितने भी क्रेडिट बैलेंस हैं लेजर अकाउंट के, ठीक है, लेजर अकाउंट के जितने भी डेबिट बैलेंस हैं, जितने भी क्रेडिट बैलेंस हैं, उन सबको रिकॉर्ड करते हैं हम कहां पर, ट्रायल बैलेंस में, ताकि हम टेस्ट कर सकें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक, यानी जो जर्नल में जो एंट्रीज की गई हैं वो अर्थमेटिकली, मतलब कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कैलकुलेशन सही किया है कि नहीं किया है, इसको चेक करने के लिए वी मेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें हम लेजर के सारे डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, राइट।
और ट्रायल बैलेंस में बेसिकली क्या है, जितने भी लेजर के डेबिट बैलेंसेस हैं और क्रेडिट बैलेंसेस हैं उनकी पूरी लिस्ट ट्रायल बैलेंस में होती है। ठीक है, हम जानते हैं, मैंने बताया था अकाउंटिंग जब मैं पढ़ा रही थी बेसिक, तो मैंने बताया था अकाउंटिंग में सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं जर्नल, उसके बाद क्या बनाते हैं, उसके बाद बनाते हैं लेजर, उसके बाद क्या बनाते हैं, उसके बाद बनाते हैं हम ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो लेजर के जितने भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हैं इन सबको हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस की मदद से हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब हम ट्रायल बैलेंस की मदद से बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, एन एसेट अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बोथ या नन। जो एसेट अकाउंट है वो क्या शो करता है? ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, जितने भी लेजर अकाउंट है वो लेजर अकाउंट जो डेबिट बैलेंस शो करते हैं, ठीक है, वो लेजर अकाउंट जो डेबिट बैलेंस शो करते हैं उन्हें हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में शो करते हैं। ठीक है, और वो लेजर अकाउंट जो क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं उनको हम ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट कॉलम में शो करते हैं। ठीक है, एक बात, एक ये पॉइंट था, रह गया था, इसलिए मैंने आपको बताया। अब हम जानते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग तो पढ़ा है ना, कि किस अकाउंट को डेबिट किया जाता है, किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो वो लगाइए और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो डेबिट बैलेंस किस किस अकाउंट के होते हैं, एसेट अकाउंट, उसका क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ड्रॉइंग अकाउंट, इसका क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हैं, ठीक है, इसका क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस किनके किनके होते हैं, जैसे लाइबिलिटीज है, इनका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिटर है, क्रेडिट बैलेंस होता है। इनकम एंड गेन, इन सब का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, कहां से आया, ये हम जानते हैं गोल्डन रूल, वहां से हमने निकाला। ठीक है, तो गोल्डन रूल तो आपको पता होंगे वैसे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि एसेट अकाउंट क्या शो करता है, तो एसेट अकाउंट शोज अ, बताइए क्या आंसर होगा, डेबिट बैलेंस। एसेट अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इज, ट्रायल बैलेंस जो प्रिपेयर किया जाता है ये कंपलसरी है, ऑप्शनल है, कि दोनों है, कि नन है। तो जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है इट इज कंपलसरी, ये जरूरी है। ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है ये जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया ट्रायल बैलेंस से ही, ट्रायल बैलेंस की मदद से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस की मदद से ही पीएल अकाउंट बन पाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट बन पाएगा, बैलेंस शीट बन पाएगी। तो इट इज कंपलसरी, ये बनाया जाता है। ठीक है, चलिए फोर्थ, अच्छा एक चीज और है, मुझे किसी बुक में ऐसा नहीं मिला कि ट्रायल बैलेंस इज एन ऑप्शनल। मैंने कई बुक रेफर की, ठीक है, मुझे कहीं पे मिला नहीं कि ये ऑप्शनल है, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये कंपलसरी है। ठीक है, बट इसका जो आंसर है ना, एक बार आप लोग भी चेक करिएगा, क्योंकि मुझे एक बुक में, इसका एक बुक मैं बोलूंगी, उसमें मैंने देखा इसका आंसर ऑप्शनल है, ऑप्शनल दिया हुआ था। बट मैंने इंटरनेट पे भी चेक किया और कई बुक रेफर की, मुझे कहीं पर भी ऐसा मिला नहीं कि ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इट इज कंपलसरी, मेरे हिसाब से जो प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है इट इज कंपलसरी, ये जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ट्रायल बैलेंस शोज, ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, दोनों की ईदर। तो अभी बताया था ट्रायल बैलेंस दोनों शो करेगा, क्यों केवल डेबिट करेगा या क्यों केवल क्रेडिट करेगा, तो ट्रायल बैलेंस शोज बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, तो चलिए दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, आज के लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन था। और अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।